नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिकोडिंग 24x7 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी या चैक्स आपके साथ इस बार पहली बार अकेले ही हूं और हम बात करेंगे 4 या 5 टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है। क्या वहां पे युद्ध की स्थिति आ गई है? क्या ये फिर से एक नया ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही कुछ हो रहा है? फिर हम बात करेंगे टैरिफ किंग ट्रंप, और इस बार टैरिफ किंग ट्रंप के ऊपर चीन ने भी हमला बोला है। इसके ऊपर हम जरा 2-3 मिनट 5 मिनट बिताएंगे। फिर हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ी चीज हुई है, और वो है हमास और इजराइल के बीच में कुछ हद तक एक समझौते जैसी चीज दिखाई दे रही है। और यहां पे क्या हो रहा है, आगे चल के क्या हो सकता है। फिर अब ये बात करेंगे कि यूरोप में जो है काफी हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ यूरोप में है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में युद्ध के हालात और बद से बदतर हुए जा रहे हैं। और रशिया ने अटैक्स जो कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, उसमें और तीव्रता ले आई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक स्पेक्यूलेशन चल रहा है कि वहां जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में, उस समय क्या कुछ हुआ था, कोई अलग हुआ था। उसके ऊपर हम जरा से 1 मिनट के लिए बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान पे। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान को हमेशा एक सपना था कि उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी, कि अगर हिंदुस्तान से हमला हुआ तो उसके पास पीछे हटने की जगह होनी चाहिए। उसने हमेशा यह सोचा कि अफगानिस्तान हमारा ऐसा प्रांत होगा, एक तरह से एक्सटेंशन, कि हम अफगानिस्तान की जमीन को लेके हिंदुस्तान के ऊपर बार बार हमले कर सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी और तालिबान की तरफदारी की, तालिबान को एक तरह से नर्चर किया, पाला पोसा, और अब वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। जब अफगानिस्तान पे तालिबान का पूरा कब्जा हो गया था और अमरीकी भागे थे, तो सबसे पहले वहां पे अगर कोई पहुंचा था तो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ पहुंचे थे, और उन्होंने वहां पे चाय पीते पीते बताया था, देखिए हम कितने पहुंचे हुए लोग हैं। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपनी 5 बॉर्डर पोस्ट खो दिए हैं। 19 बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। और 5 पोस्ट को तो अफगान तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। सोल्जर्स, सैनिक कितने मारे गए हैं इनका मैं नंबर नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये रोज और हर वक्त बदलता रहेगा। तो उससे अलग हटते हुए आप देखिए 11 जगहों में अफगान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला है। पूरे के पूरे ड्यूरेंट लाइन पे हमला है। क्या हो रहा है? ये मान के चलिए अफगानिस्तान ने कभी नहीं एक्सेप्ट किया था कि ड्यूरेंट लाइन हमारी बाउंड्री है। अफगानिस्तान हमेशा कहता रहा और आज भी कहता है कि इंडस नदी जो है वो हमारी बाउंड्री है। अगर इंडस नदी आप मान लेंगे तब तो भाई पाकिस्तान करीब करीब खत्म। पाकिस्तान ने तालिबान को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए टीटीपी बनाया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान ये भूल गया कि अफगान ऐसे लोग हैं जो एक आपस में लड़ते रहते हैं, अलग अलग ट्राइब्स के नाम पे, अलग अलग लोकेशन के नाम पे, अलग अलग चीजों के नाम पे। लेकिन जैसे ही एक तीसरा आता है, दोनों मिल जाएंगे, तीसरे को कूट देंगे और फिर वापस एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। यही यहां पे भी हुआ, क्योंकि टीटीपी में कौन है? अफगान। अफगानिस्तान में तो ही अफगान, तो ये दोनों मिलके पाकिस्तान को कूट रहे हैं। एक और बड़ी गलती की थी पाकिस्तान ने, और वो ये था कि तकरीबन तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अफगानी पाकिस्तान में आए थे जब सोवियत संघ ने, उस समय का सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला बोला था। तब से लेके आज तक पिछले साल उन्होंने इन सबको बोला अब आप वापस जाइए, और उनको खदेड़ के पीछे भेज दिया। ये बात जो है किसी अफगानियों को पसंद नहीं आई, रास नहीं आई, और उन्होंने तभी से प्रण ले लिया था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे। वो कर रहे हैं। आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी हुकूमत का कोई राज नहीं है, वो कुछ वहां कर नहीं सकते।
देखिए, हुकूमत अगर किसी की चलती है तो वो दो चीजों से मालूम पड़ती है कि हुकूमत है। नंबर एक, आप टैक्स कलेक्ट करते हैं। नंबर दो, आपका वहां पे प्रतिनिधि है, जो आपका वहां पे रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, जो जमीन, लॉ एंड ऑर्डर, वो सब देखते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं है, पाकिस्तानी हुकूमत नहीं है। वहां चल रही है टीटीपी की हुकूमत, और वही तालिबान के वेरियस फैक्शंस, उनकी हुकूमत चल रही है। तो ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि ये सब हुआ। अब होता क्या है, तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं, मुत्तकिल, ये आ जाते हैं हिंदुस्तान। इनको आमिर खान मुत्तकिल को यूएन से एक स्पेशल परमिशन मिली कि वो हिंदुस्तान ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ था। वो इधर आए, विदेश मंत्री से मिले, और यहां पे हिंदुस्तान की जमीन पे बैठ के उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि हम अपनी जमीन हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इसका तुरंत रिस्पांस आया था इशक दर से कि उन्होंने कहा कि तालिबान ने हमारे साथ नमक हरामी की है। यही अल्फाज ये इशक दर के हैं, मेरे नहीं है। हमारे साथ उन्होंने हमें धोखा दिया है। पाकिस्तान ने परसों रात को, जब मुत्तकिल हिंदुस्तान में थे, उन्होंने काबुल और अफगानिस्तान में बमबारी की, ये सोच के कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक टॉप लीडर को निकाल देंगे, मार डालेंगे। वो तो मारा नहीं, टॉप लीडर जिंदा है। उसने अपने आप को बताया भी कि मैं जिंदा हूं। और इसका रिटेलिएशन में, और इतना भयंकर रिटेलिएशन दिया तालिबान ने, अफगानिस्तान ने, कि पहले तो उन्होंने एक पुलिस ट्रेनिंग पोस्ट के ऊपर हमला किया, और कुछ लोग कहते हैं 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मारा गया। पुलिस ट्रेनिंग पोस्ट को ध्वस्त किया। और कल रात को, जैसा मैंने कहा, 11 जगहों पे हमले हुए हैं अक्रॉस ड्यूरेंट लाइन, पूरे उत्तर से लेके पश्चिम तक पूरे ड्यूरेंट लाइन पे हमले हुए हैं। और जैसा मैंने कहा, 5 बॉर्डर पोस्ट कैप्चर कर ली, 19 बॉर्डर पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया पूरी तरह से। और कितने सैनिक मारे, इसका नंबर हम अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे। हो क्या रहा है, आपको याद होगा कि हिलरी क्लिंटन ने एक टाइम पे बताया था कि जो आप अपने बगीचे में अगर आप सांप पालेंगे तो कभी ना कभी वो सांप आप ही को डसेगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी सांप है, पाला पाकिस्तान, डस रहा है पाकिस्तान पर। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो अफगानिस्तान में अफगानों को वो कर रहे हैं, वही अफगान उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अफगान जो है वो आपस में जब तीसरा आ जाता है, जैसा मैंने कहा, वो एक हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के तार जो हैं वो गाजा से मिलते हैं। हम उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। इस सिचुएशन के तार पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से भी बहुत मिलते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हर प्रांत में कुछ ना कुछ हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की तो बात हमने करी ली। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत क्वेटा के बाहर कुछ नहीं है, जीरो के बराबर है। बलूच अब कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। कुछ दिन पहले एक ऐसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि एक बलूच लीडर थे, उन्होंने खुद कहा था कि मियां नवाज शरीफ को कि सर, आपने हमें एक ऐसे पॉइंट पे ले गए हैं कि हमारे पास वापस आने का रास्ता नहीं है। ये बलूच लीडर ने कहा था। अब आप देखिए बलूचिस्तान की हालत क्या है। अब पंजाब में देखिए, पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक तरह से बहुत ही कट्टरवादी सोच वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पाला किसने? पाकिस्तानी आर्मी ने। किस लिए? इमरान खान को निकालने के लिए। अब वही तहरीक लब्बैक कहता है कि हम आपके जो आपने समझौता किया है
गाजा में पैलेस्टीनियन के खिलाफ है, ये हम इस समझौता को नहीं मानते, आप इसे वापस लीजिए। पीओजेके में वैसे ही आग लगी हुई है और सिंध में भी आग लगी है, वहां पे पानी नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं जहां तक पाकिस्तान का सवाल है। चलते अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा ट्रंप, टैरिफ और चीन। आप तो जानते ही हैं ट्रंप जो है वो चीन के ऊपर क्या सबके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। हम हिंदुस्तान में कहते रह गए तारीख पे तारीख, ट्रंप कहते हैं टैरिफ पे टैरिफ। आज की तारीख में अगर हम एक दिन पहले की जाते हैं तो तब तक यही था कि हिंदुस्तान पे सबसे ज्यादा टैरिफ थे 50% के। लेकिन कल ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैं चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। 100%। क्यों? क्योंकि चीन ने ऐलान किया कि हम किसी को भी जो रेयर अर्थ हैं, मैग्नेट्स हैं, लिथियम आयन बैटरी हैं, इन सब के निर्यात के ऊपर हम अपने पास से प्रतिबंध लगा रहे हैं। हमको एक एंड यूजर सर्टिफिकेट चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और हम केस बाय केस अप्रूवल देंगे। इसके खिलाफ पहले ट्रंप ने कहा कि हम इसको नहीं मानते, और ट्रंप का जो ये रवैया रहा है, अमेरिका के पास सबसे बड़ी चीज क्या है जिसको वो रोक सकता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में खास करके चिप्स बनाने की तकनीकें, उनके हाई एंड चिप्स, ये हम रोकेंगे। सॉफ्टवेयर हम रोकेंगे। हम चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीनें लगती हैं हम उनको रोकेंगे। चीन के ऊपर उसने यही प्रतिबंध लगाए। रिटेलिएशन में चीन ने अपने तरफ से प्रतिबंध लगा दिए। नेट क्या हो रहा है? ये टैरिफ वॉर जो है अब ये एक नए स्तर पे पहुंच गया है जो पहले से कई ज्यादा है। इसकी टाइमिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ ही दिनों में जब ट्रंप आएंगे साउथ आसियान के मीटिंग में, सुना था या ये प्लान था कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात होगी और ये टैरिफ वॉर जो चल रही है चीन और अमेरिका के बीच में, इसको किसी हद तक हम कम कर देंगे। उससे पहले ये सब हो जाता है। ये भी मत भूलिए, तकरीबन 48 घंटे पहले चीन ने हिंदुस्तान को कहा था कि हम आपको सारे मैग्नेट देने को तैयार हैं, रेयर अर्थ देने को तैयार हैं, लेकिन आप वादा करिए कि ये चीजें आप री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका को, खास करके अमेरिका को। तो वहां पे भी ये पेच है। तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप की टैरिफ नीति जो है ये एक तरह से खेल हो गई है और इसमें पिस रही है पूरी दुनिया। एक छोटा सा एक और पेच है। ट्रंप ने जब अपना सॉफ्टवेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की थी, उसी दिन ट्रंप का सुनने को आया है, ये खबरें हैं कि ट्रंप ने अपने बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी में काफी सारे मात्रा में बेचे। मतलब क्या है? ट्रंप जानता था ये होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी फैमिली जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बैठी है। टैरिफ लगाए, क्रिप्टो करेंसी में 12 से 15% का ड्रॉप हो गया। ट्रंप की फैमिली को फायदा हो गया। क्या पता कुछ दिनों में ये वॉर खत्म हो जाएगी, समझौता हो जाएगा जैसे कुछ दिन पहले भी हुआ था, और क्या पता ये वापस वहां पहुंच जाए। ये ट्रंप का जो ये खेल चल ही रहा है, वो भी टैरिफ पे टैरिफ खेल रहे हैं, और इस बार चीन ने पलटवार किया है। इस पलटवार का नतीजा क्या होगा? साफ एक चीज दिखाई देगी। दुनिया को लगने लगेगा कि अगर चीन इसके खिलाफ खड़ा होकर पलटवार कर रहा है तो बाकी देश भी पलटवार कर सकते हैं। अभी तक हिंदुस्तान ने भी, अगर आप देखिए, बहुत संयम बरता है। कभी हिंदुस्तान ने पलटवार नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, कभी ये नहीं कहा कि आप खराब हैं या गलत हैं या कोई गाली गलौज पे आए, कोई कमेंट किया। हालांकि ये बिल्कुल विपरीत है जो ट्रंप ने किया, चाहे वो लटनिक हो चाहे वो दूसरे हो, सब ने मोदी के ऊपर
हिंदुस्तान के ऊपर बहुत से कमेंट्स किए जो कि अच्छे नहीं है, फिर भी हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया। तो एक तरह से अब आप देखिए कि अब अगर पलटवार का टाइम आना शुरू हो जाएगा और पलटवार करने शुरू कर देंगे बाकी लोग, तो सिंगापुर के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, फिलहाल मिनिस्टर, उन्होंने यही कहा था कि दुनिया तो अमेरिका के बगैर जी सकती है, क्या अमेरिका बिना इस दुनिया के बगैर जी सकता है? यह सवाल फिर से खड़ा होगा और अमेरिका के लिए यह बहुत अहम सवाल होगा। अहम सवाल से हम आते हैं ट्रंप के ऊपर ही, लेकिन एक और अहम एरिया में, गाजा, पैलेस्टीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट। आप देखिए गाजा में जो लड़ाई जो है, या इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई जो है, कई दशकों से चल रही है। एक्चुअल हॉट वॉर तो शुरू हो गई थी जब से इजराइल का जन्म हुआ 1948 में। पिछले 2 साल से ज्यादा से, जब से हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, और वो बहुत ही कायरतापूर्ण हमला, टेररिस्ट हमला था, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हम सब है ना, ऑल आइज ऑन रफा कहते हैं। मैंने तो किसी को ये कहते हुए नहीं सुना ऑल आइज ऑन इजराइल, कि भैया वहां पे आपने इतना भीषण हमला किया, वहां से लोग ले गए, उनको बंधक बनाया, उनके ऊपर तो कभी किसी ने कोई बात नहीं की कि ये गलत काम है। तो खैर, ये लड़ाई को रोकने का श्रेय ट्रंप ने लिया है, और मेरे ख्याल से, मेरे अपना अनुमान है कि बिल्कुल सही लिया है। ट्रंप ने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साम दाम दंड भेद सब चीजों का इस्तेमाल करके जो मेजर वॉरिंग फैक्शंस हैं उनको एक साथ लाए। एक तरह से समझौता हो गया। समझौता जो है वो कुछ स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप क्या है? वो होने वाला है कल सोमवार को। हॉस्टेजेस जो इनके पास हैं, जो बंधक है हमास के पास, उनको उन्हें छोड़ना है और इजराइल को वापस देना है। पहले ये होना था कुछ दिन पहले, लेकिन हमास ने कुछ समय मांगा था, ये कहते हुए कि साहब हमको जो कुछ रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, जो मर गए हैं बंधक, उनकी बॉडीज को निकालने में हमें समय लगेगा, तो हमें थोड़ा समय दीजिए। हमास ने थोड़ा समय मांगा था ये बोल के कि साहब कुछ अवशेष जो बचे हैं, हमें उनको ढूंढने में टाइम मिलेगा, रिमेन्स को ढूंढने में टाइम मिलेगा। तो इस वजह से समय लेके कल का समय निर्धारित किया है। इसमें ट्रंप ने खुद डिक्लेयर किया है कि मैं वहां पहुंचूंगा इजराइल में, ये बंधक का एक्सचेंज मैं खुद अपने आंखों से देखूंगा। बहुत बढ़िया बात है। तो पहला स्टेप तो होगा। सेकेंड स्टेप नहीं, पहले स्टेप में भी एक छोटा सा पेच है। कई लोगों का मानना है कि हो सकता है हमास के पास कोई बंधक बचे ही ना हो। अगर कोई भी नहीं होगा तो समस्या तो आएगी, लेकिन मान लेते हैं है, और हम पहला स्टेप हो जाएगा पूरा। फिर आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमास को अपने हथियार डालने हैं। क्या हमास डालेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। और ये हथियार कौन लेगा, और निरस्त्रीकरण जो हमास का होगा ये इंश्योर कौन करेगा? ये एक मल्टीनेशनल फोर्स करेगी। ये मल्टीनेशनल फोर्स कौन है? अब आप जरा सा अपना विचार पीछे ले जाएं और आपको याद आएगा कि मुनीर को ट्रंप ने लंच पे बुलाया था। क्यों? पुराना गाना है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, तभी आपको लंच पे बुलाया है। यहां पे ट्रंप को मालूम था कि मुझे मल्टीनेशनल फोर्स गाजा में डिप्लॉय करनी पड़ेगी, और बिकाऊ सैनिक अगर कहीं हैं तो वो पाकिस्तान में है। इसीलिए ट्रंप को चाय पे बुलाया था, लंच पे बुलाया था, सॉरी। उसके बाद ट्रंप मुनीर को 2 बार और बुलाया था ताकि उनको खुश करके वो कर लिया जाए। तो ये मल्टीनेशनल फोर्स होगी, पाकिस्तान से 25,000 के आसपास सैनिक, और इंडोनेशिया ने कमिट किया है कि मैं 20,000 सैनिक देने को तैयार हूं, बशर्त यह है कि अगर हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो एक देश है, तो पैलेस्टीन को भी इजराइल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा।
अगर इजराइल रिकॉग्निशन में आता है, अरब देश रिकॉग्नाइज करते हैं, मानते हैं कि इजराइल भी एक देश है, तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि तहरीक लबैक क्यों पीछे पड़ा हुआ है और इतना हड़कंप क्यों मचा के रखा है कराची से, सॉरी, लाहौर से लेके इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक। क्योंकि पाकिस्तान के अगर के लिए कोई महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो है नंबर 1 शैतान, बड़ा शैतान अमेरिका, छोटा शैतान इजराइल। आपने यहीं पे मात खा ना वार किया है, और इजराइल को अगर रिकॉग्निशन की बात हो रही है तो ये पाकिस्तान में कहां माना जाएगा। खैर, अब हम आते हैं वापस हमास और इजराइल के ऊपर। तो निहस्तीकरण होना है सेकंड स्टेप। इसके बाद इजराइल अपना विड्रॉ करना शुरू करेगा और कुछ सिलसिलेवार विड्रॉ करेगा, ताकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और मल्टीनेशनल फोर्स जो है, ये उस एरिया को सिक्योर कर सके और वहां पे हथियार निकाल सके। ऐसे चलते होता रहेगा। और ट्रंप का जो सपना है फाइनली गाजा को एक तरह से रियल एस्टेट रिवेरा की तरह बनाना, वो ट्रंप इस सपने को पूरा करने के लिए जो जो करेंगे वो करेंगे। इजराइल का इसमें क्या है? इजराइल पिछले 60-70 साल से तो लड़ ही रहा है। उसका एकमात्र रिक्वायरमेंट है कि उसके खिलाफ कोई भी खड़ा ना हो। उसमें आज की तारीख में हमास को पूरा का पूरा ध्वस्त करना है। बिना कुछ करे अगर हमास जो है इसका निहस्तीकरण हो जाएगा, तो इजराइल का जो मकसद है वो पूरा होता है। लेकिन क्या हमास करेगा? अगर नहीं किया और हमास ने कोई भी और गतिविधि की, कुछ भी और किया, कोई अटैक किया, इस वजह से इजराइल जो है वो वापस गाजा के अंदर घुस के हमास को ठोकेगा। ये तो इजराइल की तरफ से। सऊदी अरब, सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब के सामने 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है ये तो इस्लामिक है। इस्लामिक उम्मा में पैलेस्टीन आते हैं, तो सऊदी अरब अपने पैलेस्टीनियन भाई के खिलाफ नहीं जा सकता, उनको कुछ कह नहीं सकता, उनको सपोर्ट करना उसके लिए अनिवार्य है। तो अब सऊदी अरब यही कह सकता है कि देखिए हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने यहां तक कि पैसे दिए, पाकिस्तानियों को भी बुलाया, मल्टीनेशनल फोर्स की, अमेरिका के साथ साथ किया, अगर अब हमास ने कुछ कर दिया तो हमें समस्या, हम क्या कर सकते हैं बताएं। दूसरा, सऊदी अरब जानता है, जैसे कतर जानता है, जैसे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जानता है कि तेल जो है वो सालों दशकों तक नहीं चलने वाला। सब के सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सऊदी अरब ने नियोन नाम की एक नई एब्सोल्युटली अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाने की घोषणा की है, वहां पे काम चल रहा है। ये सिटी जो है सऊदी अरेबिया के लिए आगे चल के रेवेन्यू का स्रोत बनेगी। इजराइल का प्लान है कि रेड सी में या पोर्ट ऑफ इलियट से लेके नॉर्थ तक वो एक कनाल बनाए जो कि स्वेज कनाल के बराबर की होगी, और वहां से जहाज जा सकते हैं। ये सऊदी अरब के लिए भी फायदेमंद है, तो ये भी चाहिए। आईमेक चल रहा है। आईमेक में बंबई से लेके हिंदुस्तान से लेके बॉम्बे, गुजरात से यूरोप तक शिप, ट्रेन, शिप, इस तरीके से यातायात होगा, ट्रेड लाइन्स बनेंगी। ये कहां जाके खत्म होंगी? हाइफा में, और सऊदी अरेबिया के थ्रू जाएंगी। सऊदी अरेबिया को इसमें पैसे मिलेंगे ट्रांसिट के, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो सऊदी अरेबिया को भी इंटरेस्ट है आईमेक में। तो इसलिए सऊदी अरेबिया बहुत इंटरेस्टेड है कि ये जो पीस डील है ये हो जाए और पैलेस्टीनियन को आप कंट्रोल में ले आए। सऊदी अरेबिया के जमीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए सऊदी अरेबिया ने कोई जमीन पैलेस्टीनियन को नहीं दी है। किसी भी अरब देश ने पैलेस्टीनियन को जमीन नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि पैलेस्टीनियन जो हैं ये बहुत ही ज्यादा कट्टर है। ये कोई नहीं चाहता कि वो हमारे पास आके रहे।
तो सऊदी अरेबिया को मौका मिल जाएगा, या तो ये पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या अगर इजराइल ठोक के खत्म कर देता है तब भी एक तरह से सॉल्व हो जाती है, लेकिन सऊदी अरेबिया बाहर हो जाता है इससे। ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है। ईरान अब तक पालता रहा था हमास को, लेकिन ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, तो ईरान तो कुछ कर नहीं सकता। आते हैं अमेरिका पे, यूएस पे। डोनाल्ड ट्रंप के जो एकमात्र अर्जुन ने जैसे मछली की आंख देख रहा था, उनकी एक आंख लगी हुई थी नोबेल प्राइज पे। अब वो तो हुआ नहीं, क्या पता अगले साल मिल जाए। और अगर ये हो जाता है गाजा में शांति, तो नोबेल प्राइज के वो प्रथम और बहुत अव्वल के नंबर के दावेदार बन जाते हैं, उनको मिलना भी चाहिए। एक तो वो होता है। दूसरा, उनका जो सपना है गाजा पट्टी को रिवेरा की तरह रियल एस्टेट डेवलपमेंट किया जाए, वो भी हो जाएगा। तीसरा, अमेरिका को जरूरी है कि मिडिल ईस्ट के ऊपर, पर्शियन गल्फ के ऊपर अपना कब्जा कायम रखे, और जो हल्का हल्का सा लग रहा था कि चीन इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दे, अपना प्रभुत्व रखे। ये मत भूलिएगा कि अमेरिका के यहाँ पे बेसिस की कोई कमी नहीं है। कम से कम 11 बेसिस अमेरिका के इसी एरिया में है, पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर। सीरिया की समस्या अमेरिका को खाती है, वहां पे आईसिस आ सकता है कभी भी, इसीलिए अमेरिका इंटरेस्टेड है। और इजराइल अमेरिका का एक तरह से प्रोटेक्टोरेट में आ जाता है। अमेरिका और इजराइल में बड़े घनिष्ठ संबंध है। इसमें इंडिया का भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट है आईमेक के साथ, ट्रेड के साथ, और हम भी बड़े खुश होंगे कि ये कुछ हो जाता है, हाइफा पोर्ट तक जो रास्ता है वो साफ हो जाता है, और शांति होगी तो ट्रेड भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इस तरह से देखिए, ये सारे के सारे तार जो हैं एक तरह से उलझे हैं और सुलझ भी सकते हैं, और इनके पास क्षमता भी है सबके पास कि सुलझाने की। क्या ये होगा, ये वक्त बताएगा। अब हम आते हैं रशिया, और रशिया का जो अटैक चल रहा है यूक्रेन के ऊपर। जब से रशिया और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई है, खास करके ट्रंप और पुतिन मिले थे अलास्का में, उसके बाद से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक्स जो है वो बढ़ा दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर शांति होती है, अगर कोई समझौता होता है, तो रशिया चाहता है कि जितनी ज्यादा जमीन उसके कब्जे में होगी, उतना वो ज्यादा बार्गेन कर सकता है, उसके पास उतना ज्यादा कंट्रोल होगा। उसके बार्गेनिंग में देखिए, समझौते में कुछ देंगे कुछ लेंगे, आपके पास बहुत ज्यादा कार्ड्स हो जाते हैं इसमें दिखाने के लिए। यूक्रेन ने भी बहुत हमले किए, चाहे वो गैस पाइपलाइंस पे थे, चाहे वो ऑयल पाइपलाइंस पे थे, चाहे वो रशियन बेसिस, यहां तक कि मुरमांस तक जाके कई हजार किलोमीटर दूर जाके भी यूक्रेन ने अटैक किया। तो अब ये अटैक बढ़ा रहा है रशिया। साथ साथ रशिया ने थ्रेटन किया है कि मैं एक नए किस्म की मिसाइल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ही दिनों में। एक तरह से ट्रेलर दिखाना शुरू किया है। उल्टी तरफ आप देखिए, जो यूरोपियन देश हैं उनके पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी गिर रही है। जर्मनी तो साफ कहता है कि मैं रिसेशन में हूं। फ्रांस पहुंच गया है कटोरा लेके आईएमएफ के सामने। ब्रिटेन भी आईएमएफ के सामने जाने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस में अंदरूनी समस्याएं इतनी हैं कि वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के, वो अब 5 बार बदल चुके हैं पिछले 2 साल में। प्रेसिडेंट मैक्रोन है, लेकिन वो बार बार प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास फार लेफ्ट से लेके मिडिल ऑफ सेंटर के लोग हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्रांस का जो डेट है, जो सरकारी खर्चा है, उसको कम किया जाए, और लेफ्ट वाले जो हैं वो खर्चा कम करने नहीं देते। तो इसमें मेल मिलाप तो है ही नहीं। तो फ्रांस में अंदरूनी कलह है, साथ साथ पैसे नहीं है, और आपके पास विकल्प भी नहीं है कि आप यूक्रेन से बाहर आ सके। क्योंकि उकसाया किसने था यूक्रेन को?
यूरोप ने, खास करके ब्रिटेन ने। उसके बाद सपोर्ट किसने किया था? मैक्रोन ने, जर्मनी ने, फ्रांस और जर्मनी ने। तो अब यही तो वापस नहीं ले सकते अपने अल्फाज। तो इनको एक बहाना चाहिए है कि अपनी आवाम को किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई चूरन खिला सके, कोई ना कोई अफीम चटा सके, ताकि आप हमारे साथ रहे। और ये अफीम है, रशिया कभी भी है ना यूरोप के ऊपर युद्ध छेड़ सकता है। इसीलिए देखिए, आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में ड्रोन्स हर जगह दिखाई दिए हैं। पोलैंड में दिखाई दिए हैं, बेल्जियम में दिखाई दिए हैं, सब जगह दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस ने एक रशियन जहाज के ऊपर है ना बोर्डिंग भी की थी, ये बताइए बोल के कि हमें शक है कि इसी जहाज से आपने ड्रोन्स छोड़े थे। कुछ नहीं मिला, उन्हें छोड़ना पड़ा जहाज। तो एक तरह से ये भूमिका बनाई जा रही है, और इस भूमिका में अभी जो अहम कदम निकाला गया है वो ये है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है साल के आखिर तक आप एक युद्ध की तैयारी करें। सारे हॉस्पिटल्स, आप अपने वेंटिलेटर्स, बेड्स, ये सब और बढ़ाएं, दवाइयों को स्टॉक पाइल करें, डॉक्टरों को तैयार करें, ताकि अगर युद्ध की जैसी स्थिति होती है तो आप इसको कैसे निपटेंगे। दूसरी तरफ से देखिए, कुछ ही दिन पुरानी बात है, मुझे डेट्स एग्जैक्टली पता नहीं, याद नहीं आ रही। एक साथ बैठ के यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट जो कोस्टा हैं और कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, दोनों ने मिलके मोदी जी से बात की थी, और ये बातचीत 1.5 से 2 घंटे की हुई थी। इसमें 2 अहम चीजें के ऊपर बात हुई थी। नंबर 1, आईमैक में जरा तेजी लाए ताकि आईमैक पूरा हम जल्दी से कर सके, और जो ट्रेड डील होनी है हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के बीच में, इसमें तेजी लाई जाए। इसमें मोदी जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल तेजी लाई जाएगी, हम नवंबर के आखिर तक ट्रेड डील में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और फरवरी में जब हिंदुस्तान ने यूरोपियन काउंसिल और कमीशन दोनों को इनवाइट किया है भारत के लिए, भारत में, उस समय हम ये ट्रेड डील साइन कर लेंगे। ये तो अच्छी खबर है हमारे लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए भी। दूसरी बात जो हुई थी वो है कि इन दोनों ने गुहार लगाई थी कि सर, अब आप ही हैं जो यूक्रेन को युद्ध में मध्यस्थता करके रोक सकते हैं। तो मोदी जी ने सूत्रों के हिसाब से ये कहा था कि अगली मीटिंग जब होगी यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन देशों की यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ, आप इसको भारत में करें। अगर ये मीटिंग भारत में होती है, और इसमें ये विशेष करके ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का नाम ही नहीं लिया था। अगर ये भारत में होती है तो भारत मध्यस्थता करने को एक तरह से बता रहा है कि हम तैयार हैं और हमारे अंदर क्षमता है। इसी वजह से आप देखिए, एक तरफ पुतिन या रशिया तीव्रता ला रहा है यूक्रेन के ऊपर हमलों में, और दूसरी तरफ यूरोप जो है वो बहाने बना रहा है, पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, ताकि वो ये बता सके कि देखिए हमारे पास समस्याएं हैं और हमने पूरी तरह से एक समझौता करा लिया है यूक्रेन और रशिया के बीच में। ये यहां पे जो मसला है ये चल रहा है। सबसे आखिर में आते हैं एससीओ समिट, चीन, भारत और रशिया के लीडरशिप के बीच में जो बात हुई थी। अब ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, अटकलें हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये कोई भी नहीं कह सकता सच या झूठ। मैं बस आपको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बताना चाहता हूं, जस्ट फॉर नॉलेज, ताकि आपको मालूम हो कि ये थ्योरी चल रही है। आपको याद होगा कि बड़ी फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें पुतिन तकरीबन 10 से 15 मिनट मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद अपनी गाड़ी में लेके गए, गाड़ी की फोटोज हैं। फिर जहां पे उनकी मीटिंग होनी थी उस जगह के बाहर 45 मिनट के करीब करीब अपनी गाड़ी में बैठा के वो दोनों आपस में बात करते रहे। इसको आप सबने कहा कि नहीं नहीं, ये आपस में डिस्कस कर रहे थे, कोई महत्वपूर्ण चीजें
की बात हो रही थी वगैरह वगैरह। ये आपसी ये मीटिंग थी, इसका और किसी से कोई वास्ता नहीं है। अब ऐसी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, अनकन्फर्म खबरें हैं कि शायद इस टाइम पे चीन की भूमि के ऊपर इस रशिया और चीन को नीचे दिखाने के लिए मोदी जी का असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान किया जा रहा था। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे आप देखिए, एक तरह से आप हिंदुस्तान और चीन के बीच में बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाती, और हिंदुस्तान और रशिया के बीच में भी दरार पैदा हो जाती। और अगर ये होता तो सबसे बड़ा फायदा किसका होता? अमेरिका का। इसीलिए मानते हैं कुछ लोग कि ये शायद एक CIA की साजिश थी। कितना सच कितना झूठ, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। और आगे आने वाले समय से मुझे याद आया, समय भी बीतता जा रहा है। हमने आज बातचीत की है कई विशेष अहम मुद्दों के ऊपर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बगराम एयरबेस, और लेके अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे पास हिंदुस्तान में आए थे, टैरिफ के ऊपर भी हमने बात की, हमास हॉस्टेजेस, इजराइल, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इनके बीच में कौन कौन सी घुंडियां हैं और इन सब घुंडियों में पाकिस्तान कैसे पिस रहा है, उसकी बात की हमने। यूरोप, रशिया, यूक्रेन, एक तरह से रशिया और यूक्रेन को आप मान लें पति पत्नी, और वो की भूमिका निभा रहा है यूक्रेन। तो ये पति पत्नी और वो की कहानी, हमने इसके ऊपर भी जरा दृष्टि डाली, और अंत हमने किया है एक साजिश की अटकलों से। अगले हफ्ते का इंतजार कीजिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।